नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी पर स्वागत है। आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी क्लास होगी, क्लास 3 हमारी होगी और इस क्लास में हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको पुर्तगाली कंपनियों के बारे में बता दिया और उससे भी पहले मैंने ये बता दिया कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। ये एग्ज़ाम में पूछता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए पुर्तगालियों के बारे में। तो पहला जो गवर्नर था वह था फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। दूसरा जो गवर्नर था वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तीसरा है निन्हो डी कान्हा। तो ये चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हमारी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पिछली वीडियो से ये वाली क्लास को आप एक साथ जोड़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम डचों के बारे में बताएंगे और अंग्रेज़ों के बारे में बताएंगे। तो हो सकता है वीडियो हमारी 1 घंटे तक की हो जाए, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। फिर मैं आप लोगों से कहता हूँ हमारा चैनल है यूनिक एकेडमी। चलिए, अब हम पुर्तगाली कंपनी के बारे में पूरा डिटेल हमने जान लिया है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे डचों के बारे में। डच पहले तो ये जाने कि ये कहाँ के निवासी थे। तो ये थे हॉलैंड, आप लिखते चलेंगे, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। 17वीं शताब्दी में डचों ने, ध्यान सुनेंगे, 17वीं सदी में आप लिखते चलेंगे, 17वीं सदी में डचों ने एक फ्लूट शिप मतलब एक हल्का जहाज, एक फ्लूट शिप का जहाज का निर्माण किया, जो समुद्र में चलाने में इसको आसानी होती थी और ये कम लोगों के द्वारा चलाया भी जा सकता था। ठीक है, अब डचों ने भी पुर्तगालियों की तरह भारत में या पूरब की ओर व्यापार करने के लिए चले। जो पहला डच यात्री आया, उसका नाम था कार्नोलिस हाउटमैन। पहला जो डच यात्री आया, ध्यान सुनेंगे, उसका नाम है कार्नोलिस हाउटमैन। यह 1595-96 ईस्वी में आया और यह सुमात्रा और बंताम पहुंचा। जो पहला जो डच यात्री आया वह कौन था? कार्नोलियस हाउटमैन था और यह 1595-96 ईस्वी में जावा सुमात्रा पहुंचा। ठीक, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डच आए ये 1595, लेकिन स्थापना कब हुई? 1602 में। और ध्यान देंगे कि अंग्रेज़ों के बारे में बात करें तो वो डचों के बाद आए और उनकी कंपनी स्थापना हो गई थी 1600 ईस्वी में। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम था वेनिनग्रीड ओस्ट इंडिसैग कंपनी। ये इनकी कंपनी का नाम है और आप याद रख सकते हैं 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतया एक व्यापारिक कंपनी थी
एक प्राइवेट कंपनी थी, ये पूर्णतः एक व्यापारी कंपनी थी और इसमें 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया था, एक मंडल बनाया था जिसमें 17 सदस्य थे, ठीक है। और इनकी जो जमा पूंजी थी वह 65 लाख गिल्डर थी। 65 लाख गिल्डर इनकी जमा पूंजी थी और इसके माध्यम से इन्होंने व्यापार करने का प्रयास किया। और भारत में या पूरब के देशों में व्यापार करने के लिए इनका आने का उद्देश्य था काली मिर्च प्लस मसालों के व्यापार के लिए, ठीक है। तो ये रहा कुछ डचों के बारे में बेसिक जानकारी। अब तक आपने डचों के बारे में बेसिक जानकारी जान लिया, ठीक है। कंपनी ने अपना पहला केंद्र इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के खंडहरों में वेटिविया नामक नगर बसाया और ये इनका शुरुआती समय में यह इनका मुख्य केंद्र था। शुरुआती समय में मुख्य केंद्र या आप कह सकते हो मुख्यालय था, ठीक है। तो शुरुआती समय में इनका जो मुख्य केंद्र था वो वेटिविया था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत में हेडिंग हो जाएगा यहाँ पर, भारत में डच कंपनी की फैक्ट्री। तो इन्होंने कहाँ किया। नंबर 1 ये सन है, लिख लेंगे। भारत में इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, पहली फैक्ट्री अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली। 1610 में इनकी दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में खुली और यही एक ऐसी फैक्ट्री थी जो दुर्गीकृत थी। मतलब चारों तरफ इन्होंने किला बनवाया था, बाकी इनकी सभी फैक्ट्रियां जो थी वो दुर्गीकृत नहीं थी। आगे चले 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1616 ईस्वी में सूरत में, 1629 पिपली, 1629 पिपली बंगाल में। आगे 1645 में करिकाल में, 1653 चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री खोली और इसको गुस्ताव फोर्ट भी कहा जाता है, इसको गुस्ताव फोर्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा 1658 में कासिम बाजार, बालासोर और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां खोली। तो यहाँ पर जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। तो
वो आप बता देंगे मसूलीपट्टनम में खोली। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, तो वो आप बता दोगे मसूलीपट्टनम में। एक और है वो भी लिख लेते हैं, 1603 में कोचीन में। ठीक, तो ये तो रहा भारत में इनकी फैक्ट्री। अब हम बात करते हैं भारत से बाहर इनकी फैक्ट्री। भारत से बाहर इनकी फैक्ट्री की बात करें तो 1605 में अम्बोयना में अपनी पहली फैक्ट्री, 1623 में मसाला द्वीप में अपनी पहली फैक्ट्री और 1623 में मसाला द्वीप में हो गया। 1658 में श्रीलंका पर 1619 कर लेंगे। 1658 में श्रीलंका पर इन्होंने कब्जा किया। तो ये रहा डचों का फैक्ट्री और उनकी स्थापना का वर्ष। यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट है, पहला डच यात्री, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपनी पहली फैक्ट्री, और तीसरा है कि इन्होंने अपना मुख्य स्थान कहाँ बनाया, तो वेटविया में बनाया। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं व्यापार। डचों ने व्यापार में किस चीज़ को सबसे अधिक महत्ता दी, तो व्यापार की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक डचों ने काली मिर्च, सूती कपड़े, नील, काली मिर्च, सूती कपड़े, नील और सोरा कामा के व्यापार को प्रोत्साहित किया। काली मिर्च, सूती कपड़े, नील, सोरा आदि के व्यापार को किया। आगे सूती कपड़े और रेशमी कपड़ों को प्रसिद्धि, या कह लेंगे कि भारतीय कपड़ों को प्रसिद्धि डचों ने ही दिलाई। इसके लिए बाकायदा इन्होंने भारतीय कपड़ों को निर्यात करने के लिए और अधिक से अधिक इसका क्या बोलते हैं उत्पादन करने के लिए डचों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1650 ईस्वी में भारत में एक रेशम चक्की की भी स्थापना करवाया। ठीक, रेशम चक्की की भी स्थापना करवाया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको जानने की आवश्यकता है। तो डचों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो अगली बात हमको जान लेनी है, इसमें थोड़ा सा और है कि डचों का, मैं ऐसे बता देता हूँ आपके साथ कि डचों का पतन, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि पूरा बोर्ड पे समझाना आसान हो जाएगा। 1759 ईस्वी में डचों का अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट कर लेंगे, वेदरा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में डचों की पराजय हुई, और इस युद्ध में डचों की पराजय हुई और धीरे धीरे डचों का भारत से लगभग व्यापार समाप्त हो चुका था, क्योंकि इन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार को महत्ता दिया। तो इन्होंने अंग्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा भारत में छोड़ करके इंडोनेशिया की तरफ ये चले गए और वहाँ पर अपना व्यापार फैलाया। कहने का मतलब
अंग्रेज़ों से संधि करके, पराजय के बाद अंग्रेज़ों से संधि करके डचों और अंग्रेज़ों में यह संधि हो गई कि हम इंडोनेशिया में आपके व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप हमारे भारत के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए लगभग भारत से डचों की कंपनी ही समाप्त हो गई और उनका व्यापार जो फैला वो इंडोनेशिया की तरफ या पूर्वी देशों की तरफ, दक्षिणी पूर्वी देशों की तरफ फैला। तो डचों के बारे में 2-3 बातें। पहला, यात्री, कब स्थापना हुई, पहली फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री दुर्गीकृत थी, गुस्तावो फोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, और भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको है? डचों को है। तो इतना आपके लिए बहुत है। अब हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आज हम डच और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे और 3 युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और जिनमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई और उस पराजय के बाद भारत में यह फैसला कर दिया इतिहास ने कि भारत में अब कौन सी कंपनी एक छत्र शासन करेगी। तो वह कंपनी की हम बात कर रहे हैं जिसने भारत में करीब 200 सालों तक शासन किया, और तो उसके बारे में हमको पढ़ना आवश्यक है और ये डीपली पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अब अंग्रेज़ों के बारे में। ठीक है, तो अंग्रेज़ों की बात करते हैं। पहले तो हम कंपनी की स्थापना कब हुई ये जान लें। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिस समय ईस्ट इंडिया, आप लिखते चलेंगे, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसको आप मोनोपोली भी कह सकते हो। इसको समझाने का मतलब 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम थीं और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार पत्र दिया। उस व्यापार एकाधिकार का मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कोई अंग्रेज़ों की कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए था कि लाभ के लिए ये दोनों कंपनियां आपस में ही न भिड़ जाएं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो इंग्लैंड है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का गढ़ था, केंद्र बिंदु था। और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप ये समझते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट की बात की जाती है, अधिकतम लाभ की बात की जाती है, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमको सस्ते दामों पर रॉ मटेरियल मिले, प्लस अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए नया बाजार मिले। ये दोनों चीज़ें भारत इनके लिए मुफीद था, सबसे उपयुक्त जगह थी। इसीलिए अंग्रेज़ों ने इन चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए ही भारत की ओर रुख किया, और इनका जो व्यापार का केंद्र बिंदु था वो यही था, मसाले एवं सूती वस्त्र। शुरुआती समयों में जो इनके व्यापार का विषय वस्तु थी या वस्तु थी वह थे मसाले और सूती वस्त्र।
तो ये तो था अभी तक थोड़ी सी शुरुआती चीज़ों के बारे में आपने जाना। फिर आगे हम चलते हैं 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बना। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ये दोनों बातें आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब अभी तक तो कंपनी की स्थापना के बारे में हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। पहला जो अंग्रेज आया वह उसके बारे में जान लें। पहला जो अंग्रेज भारत आया था तो वो ये देखिए, अभी तक तो मैंने कंपनी की स्थापना बताया। 1599 ईस्वी में मिडिल हॉल नामक अंग्रेज पहली बार भारत आया। माने पहला अंग्रेज जो भारत आया वह कौन था? वह मिल्डन हॉल था। और कब आया? 1599 ईस्वी। 1599 ईस्वी में मिल्डन हॉल भारत आया था और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ये दोनों बातों का क्रम एकदम याद रखें, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक। आगे चलें। 1609 ईस्वी में, अब क्रम बता देता हूं। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ये जेम्स प्रथम किंग, जो उस समय इंग्लैंड का राजा था, जेम्स प्रथम का चार्टर पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में भारत आया। बहुत ध्यान सुने, जहांगीर के दरबार में भारत आया। तो यहाँ कई प्रश्न हैं। वह कौन सा अंग्रेज यात्री था जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा? तो वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कब आया? 1609 ईस्वी में। और इसकी भेंट जहांगीर से आगरा में हुई। इसकी भेंट जहांगीर से आगरा में हुई, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बातें जान लीजिए। ये कैप्टन हॉकिंस जो था, हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, पहली बात। दूसरी बात ये कि यह सूरत बंदरगाह पर उतरा। सूरत बंदरगाह पर उतरा। दो बातें याद रखें। पहला अंग्रेज जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा वो कैप्टन हॉकिंस था और वह जेम्स प्रथम का चार्टर पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ठीक है। आगे बात और मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग बात, कैप्टन हॉकिंस जो है वो अकबर से मिलने के लिए आ रहा था। अकबर से मिलने के लिए आ रहा था, परंतु 1602 में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर का बेटा जहांगीर राजा बना था, ठीक। तो यहाँ कई प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आगे चले दोस्तों, हम इसी के बारे में बात करते हैं इस समय भी तक। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने 400 का मनसब दिया और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को फिरंगी खां कहा। कैप्टन हॉकिंस को फिरंगी खां कहा। बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, याद करने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए चार्ट और फ्रेम से बता रहा हूँ ताकि ब्लैक बोर्ड की ये बातें आपके दिमाग में घुस गई तो काम हो जाएगा आपका, ठीक। और 400 का मनसब दिया। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी में बात किया।
फारसी भाषा में बात किया। ठीक। कैप्टन हॉकिंस सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था। कैप्टन हॉकिंस सूरत में जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण उसको सफलता नहीं मिली। ठीक। इसी बीच 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वावोली स्थान का नाम है में पुर्तगालियों को पराजित किया। अंग्रेज कमांडर कैप्टन मिडल्टन ने स्वावोली में पुर्तगालियों को पराजित किया। अतः इससे जहांगीर खुश होकर, अब यहाँ मैं लिख लेंगे, इससे जहांगीर खुश होकर 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कंपनी खोली। 1613 में जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी कंपनी खोली। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न पूछे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री मतलब कारखाना मतलब कार मतलब हाथ से, खाना मतलब काम करने का स्थान। जहाँ पर हाथ से काम करने का स्थान होता है वो क्या कहलाता है? कारखाना। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री सूरत में खोली। हालांकि इसके पहले बिफोर 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। अब दोस्तों यहाँ दोनों प्रश्न में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अगर अस्थाई पूछे तो सूरत, अगर अस्थाई कंपनी की बात करें तो सूरत, और पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो आपका मसूलीपट्टनम। क्लियर? यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, आगे चलें। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आया और यह जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और भारत के अन्य जगहों पर अंग्रेजों ने मुगलों बादशाह जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन इसमें बहुत उसको सफलता नहीं मिली। फिर भी कुछ स्थानों पर 1623 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत, अहमदाबाद और भड़ौच में अपनी फैक्ट्री खोली। क्लियर? यहाँ तक तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। फिर से ब्लैक बोर्ड देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 31 दिसंबर 1600। पहला अंग्रेज जो भारत आया था वो मिल्टन हॉल। उस समय महारानी कौन? एलिजाबेथ प्रथम। व्यापार का अधिकार 15 वर्षों के लिए था, परंतु 1609 में ही इसको निश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। 1609 में कैप्टन हॉकिंस आया। किस जहाज़ से आया? हेक्टर नामक जहाज़ से आया। कहाँ उतरा? सूरत बंदरगाह पर उतरा।
फिरंगी खां किसको कहा गया, कैप्टन हाकिंस को कहा गया, किसने कहा, जहांगीर ने कहा। किससे मिलने के लिए आ रहा था, अकबर से, लेकिन मृत्यु हो गई तो उसमें राजा कौन बन गया था, जहांगीर। भेंट कहाँ हुई उसकी, आगरा में। 400 का मनसब दिया गया, फारसी भाषा में बात करता था, और कैप्टन, और सफलता नहीं मिली तो 1611 में पुर्तगालियों को हराया, तो 1613 में जहांगीर ने व्यापार करने की अनुमति दे दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने लाभ के लिए, इसको मैं मिटा देता हूं, अंग्रेजों ने लाभ के लिए और कंपनी को खोलने का प्रयास किया, तो इसी क्रम में 1639 ईस्वी में मद्रास को लीज पर लिया, लीज पट्टे पर लिया। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में, आप लिख लेंगे, मैं केवल चार्ट भर लिख रहा हूं। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में मद्रास को लीज पट्टे पर लिया और चंद्रगिरी के राजा से, उस समय वहाँ का राजा चंद्रगिरी के राजा थे, उनसे मद्रास को पट्टे पर लिया और यहाँ आधा सीमा शुल्क देकर, यहाँ आधा सीमा शुल्क देकर निःशुल्क व्यापार की अनुमति प्राप्त की, और यहीं पर अंग्रेजों ने एक किले का निर्माण करवाया। यहीं पर अंग्रेजों ने एक किले का नाम करवाया, जिसका नाम रखा इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट। तो आपके लिए एक प्रश्न बनता है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट किला कहाँ पर है, मद्रास में। ठीक, आगे पढ़ें दोस्तों। ठीक, आगे हम चलते हैं बाप को आगे। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। ठीक है, ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक हेडिंग यहाँ पर दे लें, वो हो जाएगा भारत में अंग्रेजों की कंपनी का विस्तार। भारत में अंग्रेजों की कंपनी का विस्तार। तो मद्रास पर बने पढ़ लिया। अब हम 1661 में ये पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली सन नहीं याद होगा, लेकिन ये नाम याद हो, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग, कैथरीन ब्रेगांजा, आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। अतः पुर्तगालियों ने अंग्रेज को, माने चार्ल्स द्वितीय को, दहेज के रूप में बम्बई को दिया, दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। और बम्बई को चार्ल्स द्वितीय ने मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, अब ये
अंग्रेजों ने इसे अपने हिसाब से स्थापित किया और 1687 ईस्वी में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ का बम्बई का कार्यभार आयंगर, या लिखा गया है औंगियार कर लेंगे, बम्बई का कार्यभार औंगियार को दिया गया। बल्कि किताब में पूछ देता है कि बम्बई का संस्थापक कौन था, ये पूछ देता है कि बम्बई का संस्थापक कौन था, तो आप बम्बई का संस्थापक कौन था तो आप बता देंगे औंगियार था। ठीक है। अंग्रेजों ने 1687 ईस्वी में बम्बई को अपना मुख्यालय बनाया, बल्कि ऐसे लिख लेंगे 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत से बम्बई को मुख्यालय बनाया। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। 1687 ईस्वी में सूरत से बम्बई को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। आगे चलें। ये तो रहा आपका बम्बई। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की कंपनी, पूर्वी भारत की बात करें, अंग्रेजों की कंपनी के बारे में बात करें तो 1633 ईस्वी में हरिपुरा, बालासोर, हरिपुरा, बालासोर और हुगली में अपने कारखाने खोले। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। 1651 में हुगली में इन्होंने अपने कारखाने खोले। ठीक, अंग्रेजों से इन्होंने व्यापार की अनुमति भी प्राप्त करने का प्रयास, औरंगजेब से इन्होंने अपने व्यापार की अनुमति प्राप्त किया और औरंगजेब ने इसको जजिया कर वसूला। तो प्रश्न बनता है कि औरंगजेब अंग्रेजों से जजिया कर किसने वसूल किया था, तो आप लगा दोगे औरंगजेब ने। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 1690 में सूतानाटी में चारनौक ने फैक्ट्री खोली। 1698 ईस्वी में कलकत्ता, बल्कि अब कलकत्ता नहीं लिखेंगे, कालीघाट, यही सूतानाटी और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को अंग्रेजों ने ले लिया और यहाँ पर अपनी किलेबंदी की और यहाँ पर इन्होंने 1200 रुपये वार्षिक के बदले यहाँ के जमींदारों ने ये पूरा भाग अंग्रेजों को दे दिया और इन तीनों स्थानों को मिलाकर, तीनों स्थान कौन कौन दोस्तों? तीनों आपका स्थान ये तीनों स्थान आपके कौन कौन? तो यही कालीघाट, सूतानाटी, गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता की स्थापना किया, जो अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी।
जो अंग्रेज़ों की पहली प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। और ठीक है, कलकत्ता शहर की स्थापना किया जो 1700 में किया था, जो इनकी पहली प्रेसिडेंसी थी। और यहाँ का कार्यभार यही चारनौक को सौंपा गया, चारनौक को सौंपा गया। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो आप लगा दोगे जॉर्ज चारनॉक। बम्बई का पूछे तो ऑंगियर और कलकत्ता का पूछे तो चारनॉक। अब आगे इसके बारे में कुछ और बात लें। 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक कलकत्ता अंग्रेज़ों के अधीन, कलकत्ता अंग्रेज़ों के अधीन भारत की राजधानी थी। ये तो 1912 में जा कर के कलकत्ता 1912 में जा कर के राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। तो 1911 तक यह कलकत्ता ही भारत की राजधानी थी और 1912 में जा कर के ये दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अब हम यहाँ तक आप लिख चुके होंगे। अब अगले थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, जिसमें पूरी कंपनी के बारे में हम पढ़ लेंगे। अगला है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने, मुग़ल बादशाह फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों के नाम एक फरमान जारी किया। फरमान का मतलब क्या होता है? आदेश। फरमान का मतलब क्या होता है? आदेश। इस फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार होर्स ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इस फरमान को ब्रिटिश इतिहासकार ओर्म ने मैग्ना कार्टा कहा। कंपनी का, भारत नहीं लिखेंगे दोस्तों बल्कि कंपनी लिख लेंगे, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। क्यों कहा ये मैं अभी बताता हूँ। इसके पहले ये बता दूँ कि यह आदेश अंग्रेज़ों को कैसे मिला, तो ये समझ लीजिए उसके पीछे रीज़न क्या था कि फर्रुखसियर एक बहुत खतरनाक बीमारी से, पेट की खतरनाक बीमारी से ग्रसित था। ध्यान सुन लें, फर्रुखसियर एक खतरनाक पेट की बीमारी से ग्रसित था। अतः उसको उपचार एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया, उससे खुश होकर। नाम उसका है हैमिल्टन। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का उपचार किया, जिससे खुश होकर अंग्रेज़ों को व्यापार करने की बहुत छूट प्रदान किया फर्रुखसियर ने। इसलिए इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसमें इस फरमान में क्या था? नंबर 1, 3000 वार्षिक कर के बदले 3000 वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में व्यापार की खुली छूट। पूरे बंगाल में 300, मात्र 300 वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल में
व्यापार करने की छूट। नंबर 2, 10,000 वार्षिक कर के बदले 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में अन्य करों से मुक्ति और व्यापार की छूट और व्यापार की छूट। तीसरी बात ये है, बंबई में अंग्रेजों के ढाले गए सिक्के, बंबई में अंग्रेजों के ढाले गए सिक्के, बंबई में, इससे आप समझ लेंगे पूरा, बंबई में अंग्रेजों के ढाले हुए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में प्रचलन में होंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये रहा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन? एक पुर्तगाली, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज। पुर्तगालियों के बारे में ये आप पकड़ लेंगे कि ये सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए, 1961 में गए और सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए। ठीक है, तो ये रहा आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में 3 लोगों के बारे में हमने जाना। कल हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, इनका विस्तार, और सबसे बड़ी बात जो पढ़ना है वह है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। 3 एंग्लो फ्रेंच वार पढ़ना है और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई और यह निश्चित हो गया कि अब भारत में शासन कौन सी कंपनी करेंगी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसीलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि कृपया हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो तैयारी करने के लिए लगे हैं जी जान से, वो शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा